नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसबी संजय में। आज हम नागरिकता या सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटी प्लेलिस्ट में जाके आप इससे पहले की कक्षा को आसानी से देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि नागरिकता का अर्थ क्या है, संविधान में नागरिकता का उल्लेख किन किन अनुच्छेदों में है, नागरिकता प्राप्त करने के जो 5 उपाय हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। नागरिकता समाप्ति के जो 3 संविधान में 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त करने के उपाय बताए गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो सिटीजनशिप है, नागरिकता से संबंधित जो शब्द है एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ और सीए, जो ये संशोधन 2020 की जब शुरुआत हुई थी तो ये जो संशोधन हुआ था नागरिकता में, नागरिकता के जो नागरिकता से संबंधित जो उपाय दिए थे उनमें जो संशोधन हुआ था उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि नागरिकता का अर्थ क्या है। उससे पहले आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में उल्लेख है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है। तो भाग 2 भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में उल्लेख है। अगर अपन अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक संविधान में नागरिकता का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 5 में क्या है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अपन जानेंगे। उसके पहले अपन देख लेंगे नागरिकता का अर्थ। तो देखो, सबसे पहले नागरिकता को आप याद रखना है कि नागरिकता व्यक्ति और देश के बीच का संबंध है। मतलब किसी व्यक्ति प्लस देश, या इसी को राज्य लिख देते हैं, है ना। व्यक्ति और देश के संबंध, है ना। मतलब कि भारत का व्यक्ति जब अपने देश के साथ संबंध स्थापित करेगा तो उसको नागरिकता जो प्राप्त होगी तो वो एक दिखाता है कि राज्य और व्यक्ति के बीच क्या संबंध है। क्योंकि राज्य जो अधिकार देगा वो व्यक्ति को, वो अपने नागरिकों को अलग प्रकार के अधिकार देता है ना। तो इधर पे व्यक्ति और देश के जो संबंध हैं, तो इन संबंधों में व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं, है ना। व्यक्ति को दायित्व प्राप्त होता है ना। और व्यक्ति को विशेष सुविधाएं प्राप्त भी होती है ना। क्योंकि जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, एक भारत देश के साथ जब संबंध स्थापित करेगा तो उसे मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। उसे भारत के संविधान के प्रति, भारत के प्रति एक निष्ठा का दायित्व रखना होगा। इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे भारत का सम्मान बढ़े। साथ में विशेष सुविधाओं के तौर पर जो सरकार योजनाएं चलाती है, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो सिर्फ नागरिक को मिलती हैं, किसी विदेशी व्यक्ति को नहीं मिलती, है ना। तो मौलिक अधिकारों की प्राप्ति, मतलब कि आपके लिए राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होंगे और मौलिक अधिकार भी प्राप्त होंगे, क्योंकि, है ना। तो इसी प्रकार आपको याद रखना है कि नागरिकता व्यक्ति और देश के बीच का संबंध है, जिसमें व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं, उस पर एक दायित्व आता है और उसको विशेष सुविधाएं प्राप्त होती हैं। क्योंकि किसी भी देश में नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए उसको क्या दी जाती है, सुविधा। तो अपने नागरिक के साथ संबंध स्थापित करने की चीज को क्या बोलते हैं, नागरिकता बोलते हैं। और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्या था, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। मतलब कि भारत का व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होगा। नहीं तो अमेरिका में देखा जाए तो राज्य का अलग होता है और अमेरिका का अलग होता है। मान लो जैसे मध्य प्रदेश का व्यक्ति है तो मध्य प्रदेश का नागरिक भी रहेगा और भारत का भी, ऐसा अमेरिका में सिस्टम। लेकिन भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। तो अर्थ समझ गया कि व्यक्ति और देश के जो संबंध है, जिससे व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार, उस पर उत्तरदायित्व और विशेष सुविधा प्राप्त होती है, उसे नागरिकता कहते हैं। इस नागरिकता के आधार पर ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास या सर्व सुविधा युक्त विकास किया जा सकता है। और आपको एक चीज याद रखना, नागरिकता आपको विश्व स्तर पर एक पहचान देती है। विश्व स्तर पर क्या देती है, पहचान प्रदान करती है। विश्व स्तर पर पहचान प्रदान करती है नागरिकता। क्योंकि जब आप अमेरिका, श्रीलंका या फिर आप फ्रांस, यूरोप किसी भी देश में घूमने जाएंगे तो आपकी जो पहचान रहेगी वो अब नाम से ज्यादा आपके देश की पहचान रहेगी। वो जो वीजा और जो पासपोर्ट में लिखा रहता है वो इंडियन लिखा रहेगा, वहां पे भारतीय लिखा रहेगा। तो नागरिकता की खासियत और है कि विश्व स्तर पर वो आपको पहचान प्रदान करती है। क्योंकि नागरिकता से सभी को पता होता है कि नागरिकता से देश और व्यक्ति के संबंध स्थापित है। मतलब जिस देश से व्यक्ति आया उस देश ने इस व्यक्ति को अधिकार दी है, इस पर ट्रस्ट करता है, इसको सुविधाएं देता है। तो इस चीज से वैश्विक स्तर पर नागरिकता के द्वारा ही पहचान दी जाती है।
क्योंकि जिसके पास नागरिकता नहीं उसे उसे अवैध प्रवासी या घुसपैठिया कहा जाता है। इसीलिए नागरिकता एक बहुत जरूरी चीज है। वैश्विक स्तर पे आपको भ्रमण करना है, आपको घूमना है या आपको किसी खेल में भाग लेना है, तो जब तक आपके पास नागरिकता नहीं रहेगी तब तक आप विश्व का भ्रमण नहीं कर सकते। तो वैश्विक स्तर पर नागरिकता पहचान भी देती है और विशेष प्रकार की सुविधाएं भी देती है। अब अपन देखते हैं कि संविधान में अपन ने देखा ना 5 से लेकर 11 तक संविधान में उल्लेख है नागरिकता से संबंधित उपबंध। तो सबसे पहले अनुच्छेद 5 में कहते हैं कि नागरिकता के बारे में कहा गया है कि संविधान के आरंभ पर नागरिकता, मतलब कि जब संविधान आरंभ कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 इसको लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को जो व्यक्ति लागू थे उनको नागरिकता किस प्रकार दी गई, उनकी नागरिकता के क्या अधिकार है, उनकी नागरिकता की क्या विशेषता है, ये अनुच्छेद 5 में दिया गया। अनुच्छेद 5 में दिया गया है कि संविधान के आरंभ में नागरिकता किस प्रकार होगी, यह अनुच्छेद 5 में दिया गया है। अनुच्छेद 6 की बात करें तो अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, यहां पे आपको याद रखना है। जब 1947 में भारत का विभाजन होता है तो कुछ लोग क्या पाकिस्तान चले जाते हैं, लेकिन वो फिर वापस, क्योंकि 3 साल का अंतर है ना, 47 के बाद 47, 48, 49, 50 लागू हुआ, 47 में विभाजन हुआ, 50 में लागू हुआ। तो 3 साल में क्या है कि कुछ व्यक्ति पाकिस्तान चले गए, मतलब भारत से पाकिस्तान गए विभाजन के तौर, लेकिन वो वापस लौटे। तो उनकी जो अधिकार, क्योंकि इसी समय प्रोसेस चल रही संविधान बनाने की, तो अनुच्छेद 6 में लिखा गया कि जो पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत वापस आए हैं या भारत आने वाले, उनकी जो नागरिकता के अधिकार है अनुच्छेद 6 में दिए गए। उदाहरण के तौर पे आपने अगर एक फिल्म देखी हो, नहीं भी देखी तो कोई दिक्कत नहीं, एक फिल्म देखी हो गदर, तो उसमें जो जिसमें आपने एक फिल्म देखी होगी गदर, उसमें जो सकीना रहती है, जो या सन्नी देओल के साथ जो हीरो रहती है अमीषा पटेल, वो पाकिस्तान से कहाँ आ जाती है, भारत आ जाती है। जब क्योंकि उस फिल्म में दिखाया गया कि किस प्रकार से बंटवारे के समय स्थिति हुई, तो वो जो एक लड़की रहती है सकीना, वो पाकिस्तान से कहाँ आ जाती है, भारत। तो उसकी अधिकारी, मतलब कि जो व्यक्ति विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया, वहां से जो वापस लौटा है, तो यहां याद रखना है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की बात कही गई है अनुच्छेद 6 में। और साथ में जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाने वालों की, क्या है कि 1950 के बाद, जो 1950 के पहले या 1950 के जो भारत गए उनके साथ पाकिस्तान गए हैं जो व्यक्ति, उनके साथ कैसा व्यवहार किया है, तो इसके बारे में चर्चा कहां की गई है, 7 में। 6 और 7 में एक अंतर रखना, पहले पाकिस्तान से भारत गए, मतलब जी याद रखना है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान में पहले पहुंच गए, फिर कहां है, भारत। तो पाकिस्तान से भारत आने वालों की बात कहां है, 6 में। और भारत से पाकिस्तान, मतलब पहले पाकिस्तान से आएंगे फिर पाकिस्तान को जाएंगे, इस तरीके से याद रख लेना। तो 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की 6 में, और भारत से पाकिस्तान जाने वालों की 7 में क्या है, अनुच्छेद 7 में दी गई है। ये उपबंध संविधान में किया गया। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के, मतलब जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, किसके, भारतीय मूल के, है ना, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, तो अनुच्छेद 8 में उनके लिए क्या अधिकार क्या है कि जो, मतलब जिनके, जैसे मान लो कोई आज अमेरिका में रह रहा है लेकिन उनके दादा या पिताजी के संबंध भारत से है, तो भारतीय मूल के कहलाए, है ना। भारतीय मूल के व्यक्तियों को अगर नागरिकता दी जाएगी, उसमें किस प्रकार के अधिकार है, किस प्रकार का सहयोग दिया जाएगा, किस प्रकार की सहूलियत दी जाएगी, इसका उपबंध अनुच्छेद 8 करता है संविधान का। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के अधिकार, ये बात आपको याद रखनी है। तो मतलब भारतीय मूल के व्यक्तियों की बात कहा की गई है अनुच्छेद 8 में। और अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता ना होना, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, अनुच्छेद 9 कहता है, नो से याद रख लो, नो, मतलब अगर आपने किसी और देश की, मान लो आपने फ्रांस की नागरिकता अपना ली, तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। एकल नागरिकता इसीलिए, अगर विदेशी नागरिकता आपने ली तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। अनुच्छेद कहता है नो, आपकी सिटीजनशिप से नो। तो अनुच्छेद 9 क्या कहता है, नो, कि विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी भारत की नागरिकता छिन जाएगी, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत एकल नागरिकता का प्रावधान रखता है। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकों का अधिकार बना रहना। अनुच्छेद 10 में
मतलब कि नागरिकों के संबंध में जो अधिकार है, नागरिकों को जो मौलिक अधिकार हैं, जो राजनीतिक अधिकार हैं और संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, तो नागरिक के संबंध में जो अधिकार है वो बने रहेंगे, अनुच्छेद 10 कहता है। मतलब जो व्यक्ति नागरिक है उसके ये अधिकार बने रहेंगे। इस संबंध में किस में दी गई है? अनुच्छेद 10 में बात की गई है कि नागरिकों के अधिकारों का बना रहे। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद नागरिकता के संबंध में विधि बनाएगी। संसद नागरिकता के संबंध में विधि बनाएगी। तो इसी के तहत उसने 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया था। 1955 में नागरिकता अधिनियम, है ना, 1955 में। मतलब कि भारत में नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसको है? विधि बनाने की शक्ति किसको है कि नागरिकता किसको मतलब प्राप्त करने के उपाय कौन से हो, समाप्ति के उपाय कैसे हो, अगर कोई व्यक्ति नागरिकता के जो प्रावधान है उनसे गलत तरीके से चीजों को उपयोग करता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो नागरिकता प्राप्त करने के, समाप्ति के, ये सारी चीजें, इसकी विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 11 के तहत संसद को। इसी के तहत उसने सीए का जो ये संशोधन किया था ना, क्योंकि जो विधि बनाएगा वो वही उस विधि में संशोधन करेगा। तो ये जो 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया गया, इसका समय समय पे क्या किया गया? संशोधन किया गया, इसमें सुधार किया गया। और वर्तमान सुधार जो 2019 में किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, भारतीय संशोधन अधिनियम 2019 में इसी के तहत किया गया। तो उस संसद ने जो विधि निर्माण की थी, क्योंकि उसकी शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त, उसको अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को देता है, जिसके तहत संसद ने सबसे पहले 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया। इसमें समय समय पर सुधार किए और वर्तमान सुधार जिसे सीएए बोला जा रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में किया गया, जो काफी विवादों में रहा। इसीलिए आपको जो अपन ने ये नागरिकता के संबंध में प्रावधान पढ़े याद रखने हैं। तो ये जो संविधान में लोग है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ये अपन ने देख लिया। एक बार और पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के आरंभ होने पर नागरिकता, मतलब 1950 के समय कि कैसे नागरिकता रही होगी उसकी बात की है। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले, मतलब जो पाकिस्तान चले गए थे वापस भारत आए, उनके बारे में अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए हैं, जो भारत से पाकिस्तान गए उनकी नागरिकता अधिकार। अनुच्छेद 8 कहता है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिक ना होना, मतलब अगर आपने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। कौन अनुच्छेद 9 कहता है कि भारतीय नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिक ना होना। अनुच्छेद 10 कहता है भारतीय मतलब नागरिकों का अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को शक्ति है नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की, जिसके तहत 1955 का नागरिकता अधिनियम बनाया, जिसमें 2019 में उसने संशोधन किया, जिसे सीएए 2019 कहा जा रहा है। अब अपन देखते हैं कि नागरिकता को प्राप्त करने के कौन कौन से उपाय हैं। जो 5 उपाय उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखते हैं भारत में नागरिकता प्राप्ति के आधार 5 हैं। कितने हैं? 5। पहला, जन्म से, वंशानुगत तरीके से, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा या क्षेत्र सम्मिलित होने की स्थिति में आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो ये जो चीजें, ये संविधान नागरिकता प्राप्ति के आधार संविधान में नहीं दिए गए थे। इसके लिए संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया। जैसे कि अपन ने देखा था, तो जो 1955 में नागरिकता अधिनियम बना, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, इसमें दिया गया। तो संविधान में नहीं दिया गया। संविधान में शक्ति दी गई थी अनुच्छेद 11 के तहत संसद को। तो संसद ने
1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया, जिसमें नागरिकता प्राप्ति के आधार बताए कितने, 5। जन्म से मतलब जन्म के आधार पर, वंशानुगत तरीके से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और क्षेत्र सम्मिलित होने पर। इन 5 तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है ना। जो भारत का व्यक्ति है, सारे लोग भारत में हैं, वो तो जन्म से ही नागरिक हो जाता है ना। तो जन्म से नागरिक, जैसे जो जिनके माता पिता भारत के नागरिक हैं, माता पिता भारत के नागरिक हैं, उसका जन्म भी भारत में हुआ, तो वो क्या हो गया, जन्म से भारत। हम सभी जो भारत में रहते हैं, भारत में निवास करते हैं, उनके पास नागरिकता किससे रहती है, जन्म के आधार पर नागरिकता रहती है। इसलिए अपन को कोई नागरिकता के लिए कोई आवेदन नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपका सारी चीज यहीं पे है। तो आपके माता पिता भी यहीं के नागरिक है, आपका जन्म भी यहाँ पे हुआ, सारी चीज यहीं पे है, तो इस पर जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाती है। लेकिन एक चीज और है कि अगर माता पिता बाहर रह रहे हैं, लेकिन माता पिता बाहर रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, बाहर, लेकिन जन्म कहाँ हुआ बच्चे का, भारत में, है ना। लेकिन इनमें से कोई भारत का नागरिक है, मतलब एनआरआई समझ लो, एनआरआई, जो एनआरआई नॉन रेसिडेंट, एनआरआई के जो बच्चे हैं, उनका जन्म अगर भारत में हुआ, जन्म कहाँ पे हो गया उसका, भारत में। क्योंकि देखो, मान लो वो रहते कहाँ पे, इंग्लैंड में, लेकिन जब वो आए और बच्चे जब यहाँ आए अपने घर, तो क्योंकि ये निवास नहीं करते भारत में, लेकिन छुट्टियां मनाने या घर परिवार से मिलने तो आते हैं, क्योंकि इनका ज्यादातर मूल परिवार या खानदान कहाँ पे है, भारत में। तो वहां आए तो एक बच्चे को जन्म हो गया, तो इस बच्चे को जन्म के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। किन आधारों पर, कि माता पिता में से कोई इनका क्या होना चाहिए, भारत का निवासी होना चाहिए। मतलब जो एनआरआई लोग रहते हैं, उनके बच्चे जन्म भारत में होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि जन्म भारत में होना चाहिए, और माता पिता में से दोनों या कोई एक क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। तो इस आधार पर, जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाती है। तो भारत के निवासी, भारत के नागरिकों के जो संतान होती है, वो तो जन्म के आधार पर नागरिक बनते ही है ना। साथ में जो एनआरआई हैं, जो भारत के बाहर निवास करते हैं, लेकिन उनके पास भारत की नागरिकता है, तो उनके बच्चे अगर भारत में जन्म लें, भारत की किसी अस्पताल में, भारत के किसी घर में जन्म लें, तो उनको भी जन्म के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। और इसमें है ना, इसमें अनुच्छेद 2003 में जो एक्ट लागू हुआ था, उसके बारे में उसके आधार पर चीजें तय की गई हैं। तो ये इसमें क्योंकि संशोधन होते गए, तो 2003 का जो संशोधन है वो लागू होता है जन्म के आधार वाले। और जो वंशानुगत में क्या होता है कि मतलब 1992 के पहले तो पिता जरूरी था भारत का नागरिक होना, और जन्म कहाँ हुआ हो, भारत के बाहर, है ना। लेकिन 1992 के बाद माता या पिता में से कोई व्यक्ति नागरिक हो, और जन्म भी कहाँ हुआ हो, बच्चे का बाहर, है ना। तो वंशानुगत तरीके से मिल जाएगी, वंश के आधार पर मिल जाएगी। इधर एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि भारत का एक व्यक्ति है, जो कहां पे, इंग्लैंड में रहता है ना, उसके पास भारत की नागरिकता है। अब उसने किसी इंग्लैंड की लड़की के साथ शादी कर ली, तो अब जब उसका जो बच्चा होगा, अगर उसका भारत की प्रति प्रेम, वो चाहे कि भारत की हमारे बच्चे को भारत में नागरिकता दिलानी है, क्योंकि उसके जो दादा दादी हैं या परिवार के जो लोग हैं, उस लड़के के जिसने इंग्लैंड की लड़की की शादी की, उसके बच्चे, तो उसके खानदान के लोग तो भारत में, तो उसने सोचा कि हम इस बच्चे को भारत की नागरिकता दिलाएंगे। तो उस बच्चे को जो नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि उसका पिता और माता में से कोई एक नागरिक होना चाहिए, तो ये कंडीशन वो पूरी कर रहे हैं, तो उसके जो बच्चे को जो जन्म भारत से बाहर जन्मा, उसको, उस बच्चे को जो नागरिकता दी जाएगी, वो वंशानुगत तरीके से दी जाएगी, क्योंकि पिता उसका कहाँ का है, भारत का। माता पिता में से कोई भारत का हुआ। 92 से पहले पिता जरूरी था, लेकिन 1992 के बाद भारत, माता या पिता किसी कोई एक भी, दोनों हो तो और अच्छा है, एक भी हो तो वंशानुगत तरीके से आपको क्या मिल जाता है, नागरिकता भारत की मिल जाती है। उदाहरण समझ गए कि एक जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, लेकिन इंग्लैंड में रहता है, और उसका बच्चे का जन्म भी कहाँ हुआ है, इंग्लैंड ही में हुआ है। अगर उसका जन्म भारत में हो जाता तो जन्म के आधार पर मिल जाती, लेकिन बाहर हुआ है भारत के, तो इसलिए वंशानुगत तरीके से उसको मिल जाएगी। तो 1992 के पहले पिता का भारतीय नागरिक जरूरी था, लेकिन 1992 के बाद माता या पिता कोई भी एक नागरिक हो, दो हो तो और अच्छा, तो इस आधार पर वंशानुगत तरीके से, है ना। क्योंकि वंश, जो जिस व्यक्ति को नागरिकता मिली है ना, जिसको नागरिकता मिली है, उसका वंश कहां से है, भारत से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वंशानुगत तरीके से नागरिकता प्राप्त करना। पंजीकरण के द्वारा, वाई रजिस्ट्रेशन, इसमें कंडीशन है कि लगभग आपको 7 वर्ष भारत में पहले रहना होगा, है ना, 7 वर्ष। लेकिन जब आप नागरिकता के लिए आवेदन करने पर
लगातार 1 वर्ष रहना जरूरी है, लगातार 1 वर्ष। आप यहां पर देख रहे हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति को पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करनी 7 वर्ष भारत में निवास करना पड़ेगा, मतलब वो विदेश घूमने जा सकता है। लेकिन जब वो आवेदन कर देगा तो मतलब कि 6 वर्ष तो आता जाता रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आवेदन कर दे तो लगातार 1 वर्ष रहना पड़ेगा इसमें। लेकिन 2013 में थोड़ी सा 14 में संशोधन किया गया था, तो 1 माह आप बाहर रह भी सकते हैं, लेकिन लगातार नहीं, है ना, थोड़ी सी छूट दी गई है। लेकिन बोला ये जाता है कि लगातार आपको 1 वर्ष रहना पड़ेगा। तो पंजीकरण के द्वारा इस प्रकार से हो जाएगी, है ना, मतलब पंजीकरण एक प्रकार से ये कि आपने पंजीकरण करा दिया कि हम भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, तो आप पहले तो 7 वर्ष लगातार, लेकिन 1 वर्ष इसलिए कि क्योंकि जो आपका दायित्व है, जो आपके भारतीय की प्रतिनिष्ठा है, वो तभी तो प्रसिद्ध या सामने आ पाएगी, मतलब कि पता चल पाएगी कि आपने आवेदन करने के बाद भारत में रहे, मतलब आप सच में भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। तो पंजीकरण के द्वारा क्या होता है कि भारत में 7 वर्ष, या जो बिल्कुल ही जिनका भारत से संबंध नहीं है उनको 14 वर्ष भी ये आप दिया रहता है। तो 14 वर्ष भारत में रहना, लेकिन लगातार 1 वर्ष वाला जो सिस्टम है वो आपको लगातार आवेदन की 1 वर्ष बाद ही आपको क्या आवेदन होगा, 1 वर्ष बाद आपको नागरिकता दी जाएगी, सारी चीजें चेक करके आपका कानूनी बैकग्राउंड कैसा है, आपने कोई अपराध तो नहीं किया, आप अप्रवासी तो नहीं, घुसपैठिया तो नहीं, फिर आपको क्या दी जाएगी, है ना, क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। अब देशीकरण के द्वारा मतलब बाय नेचुरलाइजेशन, तो इसमें देशीकरण में क्या होता है कि जो व्यक्ति देशीकरण के द्वारा, उसमें भी ये जो कंडीशन ये तो रहती है, साथ में आपको क्या है कि जो 8वीं अनुसूची की भाषा है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है वर्तमान में, 22। इन 22 भाषाओं में से एक भाषा का ज्ञान, एक भाषा का क्या हो, ज्ञान, मतलब कि एक भाषा जानता हो। अगर वो व्यक्ति विज्ञान कला से है तो उसको क्या मिल सकता है, थोड़ी सा रिलैक्सेशन मिल सकता है। मतलब कि पंजीकरण की शर्तें तो लागू होगी, लेकिन पंजीकरण देशीकरण मतलब कि आप जो देसी चीज है भारत की, जो भारत की चीजें हैं, भारत की भाषा जानना, भारत ऐसे कोई काम करना जिससे देशों से अपना सके। तो देशीकरण में क्या होता है, पंजीकरण की शर्तें रहती है, साथ में 8वीं, इसमें क्या थोड़ी अलग प्रकार से संबंध है, आपको समाहित कर दिया जाता है भारत में ना। तो देशीकरण में 8वीं अनुसूची की 22 भाषा में से कोई एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, साथ में विज्ञान कला या इस क्षेत्र से आप रहे तो आपको और सहयोग करेगी कौन, भारत सरकार आपको नागरिकता देने में। तो जो अदनान सामी है, जो गायक थे, थोड़ी सी तो लिफ्ट कराने वाले, तो उनको देशीकरण के द्वारा ही नागरिकता प्राप्त हुई है। तो उनको क्योंकि हिंदी भाषा में वो गाना गाते थे तो हिंदी भाषा का तो ज्ञान है, और वो कला से संबंध रखते थे ना, क्योंकि वो गायक थे। तो आपको याद रख लेना, देशीकरण में क्या होता है कि वो व्यक्ति भारत में तो लगभग 7 साल या 14 साल से तो रहा ही हो, लगातार 1 वर्ष भारत में रहने ही आवेदन के बाद, लेकिन आपको 8वीं अनुसूची की भाषा भी जानना चाहिए, और साथ में आपको विज्ञान कला या किसी और क्षेत्र से भी हो तो आपको और फायदा मिल सकता है देशीकरण के द्वारा आपकी नागरिकता प्राप्त करने में। अदनान सामी ने देशीकरण के द्वारा ही नागरिकता प्राप्त की है। और अब क्षेत्र सम्मिलित होने पर, मतलब अगर कोई क्षेत्र, जैसे कि उदाहरण है गोवा भारत में कब शामिल हुआ था, 1961 में। तो जब 1961 में शामिल हुआ तो जो सारे लोग भारत के नागरिक बनना चाहते हैं उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई। मतलब अपन ने जो पुर्तगालियों से, फ्रांसीसियों, क्योंकि अपन डायरेक्ट 1950 में नहीं किए, ये अपन जैसे कि अपन ने पांडिचेरी वाला क्षेत्र 1954 में प्राप्त किया था, गोवा वाला 1961 में, और सिक्किम जो एक राजवंश के अंडर था 1974 में अपन ने प्राप्त किया। तो इन क्षेत्रों को जैसे अपन ने सम्मिलित किया तो इनको नागरिकता प्रदान कर दी। वो कैसी है, इसमें कोई आवेदन नहीं करना, उन लोगों को अपन खुद ही नागरिकता देते हैं कि आप भारत के नागरिक, क्योंकि जब हम उसको अपना हिस्सा मान ले रहे तो वहां के निवासी कौन होगा, भारत के नागरिक। तो बस वहां पर थोड़ी सी कार्रवाई चलती है कि क्योंकि सभी लोगों को भारतीय नागरिकता नहीं लेनी हो तो उनको फोर्स नहीं किया जाता, तो जिनको लेनी है कागजी कार्रवाई करके क्षेत्र सम्मिलित होने वाली स्थिति के तहत उनको नागरिकता दे दी जाती है। तो आपको याद रखना है कि संविधान नहीं, अधिनियम 1955 का नागरिकता अधिनियम 5 प्रकार की नागरिकता आधार की सुविधा देता है, जिसमें जन्म के आधार पर, वंशानुगत तरीके से, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और क्षेत्र सम्मिलित होने की आधार पर कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब अपन देख लेते हैं कि नागरिकता छीन कैसे सकती है, मतलब नागरिकता को समाप्त कैसे किया जा सकता है ना। और नागरिकता अब इन जो प्राप्त की है ना, इनमें से इससे नागरिकता इससे नहीं छीनी जाती है, इससे
99% में नागरिकता नहीं छीनी जाती है, लेकिन इनसे छीनी जा सकती है। इनसे क्या है, वंशानुगत तरीके से पंजीकरण, देशीकरण, इनने कोई ऐसी गलती की तो वो अपन आधार जान लेते हैं कौन कौन से आधार हैं जो नागरिकता समाप्ति के आधार हैं। नागरिकता समाप्ति के आधार भी 1955 के नागरिकता अधिनियम में दिए गए हैं, है ना। तो नागरिकता समाप्ति के 3 आधार हैं। कितने आधार हैं? 3। पहला आधार है नागरिकता का परित्याग, मतलब स्वेच्छा से नागरिकता को त्याग देना, स्वेच्छा से, है ना, स्वेच्छा से नागरिकता को त्याग देना। मतलब कोई ना, जो एनआरआई व्यक्ति है, मान लो वो विदेश में जॉब करने लगा, उसका अच्छा सेटल होगा, वो वहीं की नागरिकता लेना चाहता है, तो भारत की नागरिकता स्वेच्छा से वो त्याग सकता है। वो कह सकता है कि हम भारत की नागरिकता त्याग रहे हैं, है ना, तो स्वेच्छा से। लेकिन अगर इनके जो बच्चे हैं वो 18 वर्ष के बाद, जो बच्चे 18 वर्ष से छोटे हैं लेकिन 18 वर्ष के बाद ही भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि जो व्यक्ति नागरिकता का परित्याग करेगा स्वेच्छा से, उसके जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं भारत के नागरिक तो नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो 18 साल के हो जाएंगे तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। किस आधार पे? वो जन्म के आधार पे तो थे, जन्म के आधार पे प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुगत तरीके से भी उनको नागरिकता दी जा सकती है। तो यहाँ पे स्वेच्छा से नागरिकता, लेकिन पूर्ण क्षमता और सक्षम व्यक्ति होना चाहिए। मतलब कि उसमें ये नहीं कि पागल व्यक्ति ने छोड़ दी, तो ऐसा नहीं, है ना। स्वेच्छा से वो उसने क्या कर दिया, परित्याग कर दिया। याद रखने वाली बात यही है कि जो 18 साल से बड़े बच्चे हैं वो नागरिकता ले सकते हैं, 18 साल से छोटे हैं तो उनकी नागरिकता छिन जाएगी। जैसे ही वो 18 साल से ज्यादा के 18 साल के होंगे वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज याद रखनी है नागरिकता के परित्याग। बर्खास्तगी, टर्मिनेशन क्या होता है कि जब अपन ने अनुच्छेद 9 पढ़ा था ना, अनुच्छेद 9, मतलब कि जैसे ही आप विदेशी नागरिक बने, जैसे ही आप विदेशी नागरिक बने, दूसरे देश की नागरिकता ली, तो आपको क्या, आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, आप टर्मिनेशन हो जाएगा नागरिकता से, बर्खास्तगी हो जाएगी, है ना। अनुच्छेद 9 में ऐसा दिया था ना अपन ने, विदेशी नागरिक होने पर भारतीय नागरिकता 9, तो इसमें वही चीज यहाँ पे कही गई बर्खास्तगी में। इसमें ये याद रखना है कि जब भारत युद्ध चल रहा हो किसी से तो ऐसा तब नहीं किया जा सकता। युद्ध के समय बर्खास्तगी से आपकी नागरिकता या नागरिकता बर्खास्तगी नहीं की जाएगी, क्योंकि इसमें आपका हाथ हो सकता है, तो इसके लिए आपको रोक के रखा जाएगा कि भारत के नागरिक बने रहे। तीसरी है वंचित किए जाने पर। तो जो अपन ने देखा है पंजीकरण से, है ना, रजिस्ट्रेशन से, और जो देशीकरण से, नेचुरलाइजेशन से, देशीकरण से जो व्यक्ति क्या है भारत के नागरिक बनते हैं, अगर इन व्यक्ति ने भारत के संविधान के प्रति क्या दिखा दी, अनिष्ठा, क्या दिखा दी, निष्ठा नहीं दिखाई, अनिष्ठा दिखा दी या अनादर कर दिया, है ना, भारतीय संविधान का मतलब कि आपने, आपको जो दायित्व है भारतीय संविधान के सम्मान करने का वो नहीं किया, है ना, और आपको 5 वर्षों के अंदर 2 साल की क्या हो गई, सजा, 2 साल की कहीं पे क्या हो गई, क्या हो गई, क्या दिया, सजा। तो और अगर आप लगातार 7 वर्ष क्या रहे, बाहर रहे, है ना, उन 7 वर्षों में पढ़ाई और आपका किसी विश्व स्तरीय संस्था में काम करने को नहीं जोड़ा जाता। मतलब कि आप बिना किसी, मतलब ना आपने शिक्षा प्राप्त की, ना कहीं आपने विदेश संस्थान में जॉब की, और लगातार आप भारत से 7 वर्ष बाहर रहे, तो आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा। एक प्रकार से हमने आपको भारत में रहने के लिए नागरिकता दी इन लोगों को, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, लेकिन भारत में न रह के कहां रह रहे, विदेश में, तो आपको नागरिकता से क्या कर दिया, वंचित। यहाँ पे आपने को भारतीय संविधान कि सम्मान की बात कही थी, लेकिन आपने भारतीय संविधान की निष्ठा के प्रति निष्ठा नहीं रखी, उसका अनादर कर दिया, तो भी आपसे नागरिकता छीन ली जाएगी। साथ में 5 वर्ष में 2 साल की कैद, मतलब इसमें क्या हुआ, भारत की रिस्पेक्ट को आपने गिराया। विदेश में आपको 5 वर्ष में 2 साल की कैद हो गई, तो आपको वंचित कर दिया जाएगा। मतलब परित्याग स्वेच्छा से किया जाता है। जब बर्खास्तगी तब होती है जब आप बिना बताए दूसरे देश की नागरिकता ले जाते, तो आपकी नागरिकता अपने आप छिन जाती है। अनुच्छेद 9 के तहत किया गई है। और संविधान से मतलब वंचित किए जाने का मतलब ये है कि अपने पंजीकरण और देशीकरण में जो शर्तें आपने बोली थी कि हम संविधान के प्रति सम्मान दिखाएंगे, भारत देश में निवास करेंगे और किसी प्रकार की अपराध में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आपने जैसी गलती की तो आपको क्या सजा मिलेगी और आपको वंचित किया जाएगा, है ना। तो भारत में जन्म के आधार पर किसी को नागरिकता से, जिनने जन्म के आधार पर भारत से नागरिकता प्राप्त की है, उनको कभी नागरिकता, उनकी नागरिकता कभी समाप्त नहीं होती है। यही है नागरिकता समाप्ति के क्या
नागरिकता समाप्ति के उपाय। तो अपन ने नागरिकता प्राप्ति के उपाय देख लिए, समाप्ति के उपाय देख लिए, उसके अर्थ देख लिए, संविधान में उसका उल्लेख कहाँ पे है नागरिकता वो देख लिया। अब जो उससे जो संबंधित जो कुछ अपन वो वर्ड लिखे थे बोर्ड पे, एनआरआई, ओसीआई, पीओआई और सीए क्या है, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एनआरआई। जैसे देखो इसका फुल फॉर्म तो नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब अप्रवासी भारत, अप्रवासी भारतीय। तो ये भारत में क्या है, निवास नहीं करता। क्या नहीं करता, निवास नहीं करता। ये कहाँ रहता है, विदेश में। जो एनआरआई व्यक्ति होता है, एनआरआई होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, वो विदेश में अपनी जॉब के लिए, अपनी शिक्षा के लिए क्या करता है, वहां पर निवास करता है। यहाँ इसको भारतीय जो भारतीय नागरिक है उसके नागरिक के समान ही क्या है, इसको अधिकार प्राप्त है। मतलब इसको वोट देने का तो सारे अधिकार एक सिर्फ ये में याद रखना है, जो अधिकार भारत में रहने वाले व्यक्ति को प्राप्त है वही अधिकार किसको प्राप्त है, एनआरआई को प्राप्त है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। सिर्फ अंतर इतना है कि अपनी जॉब के लिए, अपनी शिक्षा के लिए या व्यापार के लिए क्या रहता है, विदेश में रहता है और भारत को कमा के पैसा भेजता है। तो एनआरआई मतलब सिर्फ भारत में निवास नहीं करते, इनके पास सारे अधिकार होते हैं। लेकिन जो दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे है, देखो ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समुद्र पार भारतीय नागरिक, और पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति। तो देखो इसको जब 2014 में क्या किया गया, इनको मिला दिया गया। इनको क्या कर दिया, मिला दिया गया। अब एक ही है। अब क्या कर दिया गया है, ओसीआई। अब एक ही कार्ड मिलता है, ओसीआई। इन लोगों के पास एक कार्ड होता है, मतलब कि इनका समुद्र पारी, मतलब इनके जो माता पिता या किसी खानदान की भारत में रहे हैं, लेकिन अब इनके पास भारतीय नागरिकता ना हो, विदेश की नागरिकता है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं भारत संबंध जुड़ता है। इसलिए उनके संबंध को बनाए रखने के लिए और भारतीयता को बनाए रखने के लिए इनको अलग अलग कार्ड दिए जाते थे पहले दो, लेकिन अब एक ही दिया जाता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इनको क्या होता है कि जो जिनके पास ये कार्ड होता है उनको वीजा की आवश्यकता नहीं होती। वीजा की आवश्यकता नहीं, वीजा की आवश्यकता नहीं, वीजा की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इनको भारत में यात्रा करना इनको भारत में यात्रा करना है तो भारत की टिकट कटाएंगे और भारत आ जाएंगे। वो कितना भी समय रहना है इनको कोई समय सीमा नहीं। मतलब कि अगर कोई विदेशी नागरिक आता है तो 180 दिन से ज्यादा नहीं कर सकता, रोक सकता। हाँ, जब विशेष अनुमति लेगा भारत सरकार से तो रोक सकता है, लेकिन उसके लिए वीजा भी चाहिए पड़ेगा, रोकने के लिए आपको अनुमति भी लेनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें। लेकिन जो ओसीआई, ओवरसीज इंडियन सिटीजन का जो कार्ड धारक करते हैं वर्तमान में, जो पहले पीओआई का कार्ड अलग था लेकिन अब इसको सम्मिलित कर दिया गया, तो जो ओसीआई का कार्ड धारक करते हैं उनको वीजा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये कृषि या जो चाय बागान है उनमें पैसा नहीं लगा सकती है, उनको नहीं खरीद सकते। मतलब ना कृषि भूमि खरीद सकते हैं, ना बागान खरीद सकते, बाकी सब चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। इनको यात्रा करने के लिए, रुकने के लिए बताने की कोई जरूरत नहीं है, वीजा की कोई जरूरत नहीं है ना। लेकिन न ये कृषि बागान खरीद सकते हैं, न यहाँ पे भारत में कोई प्रकार की कृषि से, भूमि से संबंधित संपत्ति खरीद सकते हैं, ना ही इनको वोट देने का अधिकार होता है, ना ही कोई वोट देने का अधिकार होता है। आपसे पूछ सकते हैं कि ओसीआई कार्ड धारकों के लिए वीजा 15 साल के लिए दिया जाता है या 8 साल के लिए, तो घुमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले पीओआई के लिए 15 साल तक का वीजा दिया जाता था, लेकिन अब पीओआई वाले सिस्टम ही खत्म कर दिया है। तो जो ओसीआई कार्ड धारक होते हैं उनको भारत में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। भारत जो एनआरआई होता है वो तो भारत का नागरिक ही होता है, तो उसके लिए वीजा की कोई जरूरत नहीं है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपने 3 शब्द समझ ली। अब देखते हैं सीए। तो 2019 में क्या है कि 3 देशों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले 6 समुदाय, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, फारसी, ईसाई, ये जो 6 समुदाय हैं, 3 देश, भारत के 3 पड़ोसी देश, उनसे आने वाले 6 समुदाय के लिए, जो इन 6 समुदाय के जो व्यक्ति हैं, जो ऐसा माना जाता है कि इन 3 देशों में अल्पसंख्यक के रूप में, इन 3 देशों में अल्पसंख्यक के रूप में इन पे अत्याचार होता है, तो इनको नागरिकता में आसानी देने के लिए इनके लिए एक संशोधन लाया गया, जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहा गया। इसमें विरोध सब इतना हुआ कि आपने इसमें मुस्लिम को क्यों नहीं रखा, है ना। विरोध सिर्फ इस बात का हुआ
कि आपने मुस्लिम, क्योंकि इसमें जो अत्याचार की बात कही गई, क्या अपने मतलब कि हिंदू देश में या भारत देश में क्या हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होता, क्या मुस्लिम देशों में मुस्लिम पर अत्याचार नहीं होता होगा? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसमें धर्म के आधार पर इस प्रकार का संशोधन नहीं होना चाहिए, इसी बात का विरोध किया गया। लेकिन वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से देश 2019 के संशोधन में शामिल है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तीनों कौन से देश हैं? मुस्लिम बहुल देश है ना। तो कौन कौन से समुदाय? क्योंकि यहाँ पे एक समुदाय और है यहूदी, इसकी कोई बात नहीं की गई। एक और समुदाय, एक और धर्म होता है यहूदी, इसकी कोई बात इसमें नहीं की गई। तो आपको भ्रमित कर सकते हैं, वो आपको दे देंगे निम्न में से कौन सा समुदाय को नागरिकता देने के संबंध में 2019 के अमेंडमेंट एक्ट में बात की गई है। तो इससे आप भ्रमित कर सकते हैं। तो समुदाय छह कौन से हैं? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, फारसी, ईसाई। यहूदी नहीं है, मुस्लिम नहीं है। देश कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो इनको क्या किया गया है कि 2014 के पहले जो व्यक्ति आए हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी, उनको नागरिकता क्या है? प्रदान कर दी जाएगी। तो जो 14 वर्ष और जो 7 वर्ष का सिस्टम था, अब उसको समाप्त करके लगभग 6 वर्ष में उनको नागरिकता दी जाएगी। और नागरिकता के लिए उनको थोड़ी सहयोग किया जाएगा, क्योंकि भारत की सरकार ये मान रही है कि इनको उस देश में उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो इनको भारत में नागरिकता देके इनके जीवन को अच्छा बनाया जाए, इनको मानवाधिकार प्राप्त किए जाए, भारत जो नैतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, सब अधिकार प्राप्त किए जाए, जिससे इनका जीवन स्तर अच्छा उठ सके। तो इसमें से विवाद इतना था कि आप एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होके आपने एक विशेष धर्म को क्यों छोड़ दिया, और यहूदी धर्म का तो इसमें उल्लेख किया ही नहीं गया है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आप उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा, अपन ने नागरिकता के बारे में सारी चीजें समझ ली। जो चीज समझ में ना आई तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिए जेएसवी संजय के साथ। नमस्कार।